हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर काफी लेंदी है, इसलिए इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। ऑलराइट, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो ये बात हम सब जानते हैं कि जैसे पेट्रोल या डीजल फ्यूल फॉर द कार है, गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है, उसी तरह से फूड जो है वो फ्यूल फॉर द बॉडी है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें फूड चाहिए, राइट? फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमें फूड क्यों चाहिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जैसे ईटिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, स्टडिंग एटसेट्रा। वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म करने के लिए जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिससे हमें डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद मिलती है, राइट? तो इन सभी वजहों की वजह से हमें चाहिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट? और हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है? ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, राइट? हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। हम सब ये बात जानते हैं कि राइस, पल्सेस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऐसी सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। और वहीं एग्स, मिल्क, मीट, फिशेस, चिकन, ये सब हमें मिलता है एनिमल्स से। तो प्रिंसिपली हमारे फूड के 2 सोर्सेस हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, राइट? अगर 10,000 BC से पहले की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हंटिंग और गैदरिंग करते थे। एनिमल्स को हंट करते थे और उन्हें खाते थे, और फॉरेस्ट में जाके, जंगलों में जाके रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे और उन्हें ही खाते थे। पर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की, एक जगह रहना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी स्टार्ट की, ठीक है? धीरे धीरे खेती बाड़ी शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया। 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ व्हीट और बार्ले स्टार्ट हुई। ऐसे ही 2900 BC में प्लो भी इन्वेंट हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ने लगी तो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी इन्वेंट होने लगे, राइट? तो 2900 BC में प्लो इन्वेंट हो गया, प्लो यानी कि हल। इसी तरह से 2300 BC में चिकपी, कॉटन और मस्टर्ड की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई। चिकपी यानी कि छोले, चने या काला चना जिसको आप कहते हैं वो, ठीक है? ऐसे ही 2200 BC में राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे और क्रॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई। 1000 BC में आयरन प्लो भी डिस्कवर हो गया, राइट? यूज ऑफ आयरन प्लो स्टार्ट हो गया। और जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, पाइनएप्पल, चिलीज, ये सारे। ऑलराइट, तो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कैसे इंसान ने अलग अलग क्रॉप्स लगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया, कैसे डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। ये सारे ईयर्स जो हैं वो आपको याद नहीं रखने हैं, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए था कि कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ओके? अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंटली बात करें, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो चुकी है 7.8 बिलियन, राइट? और इंडियन पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, राइट? और इतनी सारी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल, राइट? तो आज के टाइम पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ चुकी है। और यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है? ओके, तो मेजॉरिटी लोग ये सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर या जो फार्मिंग है वो विलेजर्स के लिए है, फार्मर्स के लिए है, विलेज एरियाज में होती है, इसलिए जो सिटी पीपल हैं उनके लिए इसका कुछ खास मतलब नहीं है, यू नो, इट्स नॉट फॉर देम। बट लेट मी टेल यू कि एग्रीकल्चर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी once said कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखते हैं। एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी।
अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा? आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी? दूसरी बात, 49% of Indian population depends on agriculture for their livelihood. Nearly 50% of the Indian population जो है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, उनके घर में जो पैसा आता है, इनकम आती है, वो एग्रीकल्चर से आती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर contributes nearly 16% to country's GDP. ओके, आसान भाषा में ये कि जितना पैसा डिफरेंट एक्टिविटीज करने से एक कंट्री को मिलता है, उसका 16% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। सो ऑब्वियसली हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, राइट? फोर्थ पॉइंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको रॉ मटेरियल्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री में शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से, राइट? तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? एग्रीकल्चर। जूट इंडस्ट्री, अगेन जूट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री में कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? जब हम कॉटन क्रॉप को ग्रो करते हैं, राइट? तो आई रियली होप आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। इसलिए जो फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में ह्यूज रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट? वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एग्रीकल्चर इतना आसान नहीं है, राइट? और इसमें इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो ये कर रहे हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट देम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब समझते हैं कि क्रॉप क्या होती है। ओके, जब एक ही तरह के प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। जैसे कि ये है वीट क्रॉप, ठीक है? यहाँ बहुत सारे वीट के प्लांट्स लगे हैं, तो ये हो गई वीट की क्रॉप। ऐसे ये है कैबेज की क्रॉप, गोभी की क्रॉप, बहुत सारे गोभी के प्लांट्स लगे हैं, तो ये हो गई गोभी की क्रॉप। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप। ओके, अब क्रॉप्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर यूज। कैसे? कुछ क्रॉप्स जो हैं वो सीरियल्स हैं। सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं? वीट, राइस, मेज। पल्सेस में कौन आ गई? दालें क्या क्या हो गई? राजमा, मूंग, ग्राम, अरहर। ऐसे ही फ्रूट्स क्या हो गए? एप्पल, मैंगो, बनाना, सिट्रस, गुआवा। वेजिटेबल्स क्या हो गई? पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है क्रॉप की, बेस्ड ऑन आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है? ऐसे ही स्पाइसेस क्या हो गई? ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इलायची, कार्डेमम, जिंजर, टर्मरिक, अदरक और हल्दी, ये सब क्या हो गए? स्पाइसेस। और जो कोकोनट हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, इनको हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। ऐसे ही फ्लावर क्रॉप्स भी होती हैं, फ्लावर्स जो हम उगाते हैं, रोज, मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम या जो भी फ्लावर्स आप देखते हैं। ऑयल सीड्स यानी वो क्रॉप्स जो हमें ऑयल देती हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड। शुगर क्रॉप्स जिनसे हमें मिलती है शुगर, जैसे कि शुगर केन, शुगर बीट। मेडिसिनल क्रॉप्स जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गई। फाइबर क्रॉप्स आपने पढ़ा है, किन क्रॉप से हमें फाइबर मिलता है? कॉटन और जूट। तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हम किस क्रॉप को किस तरह से यूज करते हैं। ओके, अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं सीजन वाइज, कि किन क्रॉप्स को किन सीजन में उगाया जाता है, उस हिसाब से उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। प्रिंसिपली दो सीजन्स है, खरीफ और रबी, पर एक और सीजन भी है जायद सीजन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनको मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब अगर हम सीजन की बात करें तो मई से लेकर अक्टूबर तक इनको उगाया जाता है, ठीक है? अब इस टाइम को आप देखिए, मई से अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है? मॉनसून सीजन होता है, बहुत सारी रेनफॉल होती है। तो इसका मतलब इस टाइम पे उन क्रॉप्स को लगाया जाता है जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सो दैट जब रेनफॉल आए, मॉनसून आए, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है? तो रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर। और इस टाइम और क्या होता है? हॉट वेदर होता है, तो इन प्लांट्स को हॉट वेदर भी चाहिए होता है।
तो बेसिकली इनकी सोइंग जो है वो मई जून में की जाती है और हार्वेस्टिंग क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। सोइंग यानी बीज बोना, तो बीज बोए जाते हैं मई जून में और वो तैयार कब हो जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? राइस यानी पैडी, शुगर केन गन्ना, मेज आपको पता है मक्की, कॉटन, पल्सेस काफी सारी दालें, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, टी, कॉफी, रबर, ये सब क्या हो गए? खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स जो हैं उनको विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। सो कब की जाएंगी? अक्टूबर नवंबर में इनका बीज बोया जाएगा और हार्वेस्टिंग कब होगी? मार्च अप्रैल में, ठीक है। और क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? मेजर व्हीट, ग्राम, पोटैटो, पीज, मस्टर्ड। अब ग्राम है आपका चना की दाल, ठीक है, जो आप ब्लैक चना या जो छोले खाते हैं, व्हाइट चने जो होते हैं उसको हम ग्राम कहते हैं, ठीक। पोटैटो, पीज, व्हीट आप सबको पता है। ओके, तो ये क्रॉप्स लगती हैं विंटर सीजन में। तो इन्हें कैसा टेम्परेचर चाहिए होता होगा? ऑब्वियसली कोल्ड वेदर चाहिए इन्हें, और इस टाइम इन्हें पानी भी कम चाहिए क्योंकि विंटर्स में ज्यादा गर्मी नहीं होती, तो ज्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इन क्रॉप्स की। ऑलराइट, आप समझ गए खरीफ और रबी क्रॉप्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद रखने हैं कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं मेजरली और रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं जायद क्रॉप्स की। हमने देखा कि अक्टूबर टू मार्च, हमने बात की थी कि अक्टूबर जो है, अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है रबी क्रॉप्स की और मार्च अप्रैल में उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, राइट। तो अक्टूबर टू मार्च हम लगाते हैं रबी क्रॉप्स और उसके बाद जून टू सितंबर लगती है हमारी खरीफ क्रॉप्स। तो जो ये बीच का सीजन बचा, मार्च और जून, रबी और खरीफ के बीच में जो सीजन बचा, इसको हम बोलते हैं जायद, इसमें हम लगाते हैं जायद क्रॉप्स, ठीक है, मार्च टू जून। इनको हम समर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं, रबी और खरीफ सीजन के बीच में लगाई जाती हैं। इनको भी वार्म ड्राई वेदर चाहिए और लॉन्गर डे चाहिए अपनी फ्लावरिंग के लिए, जो समर सीजन में होता ही है, लंबे दिन होते हैं समर सीजन में, राइट। और एश्योर्ड इरिगेशन भी चाहिए। अब क्योंकि इस टाइम पे बारिश तो होगी नहीं मई जून में, तो आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? वाटरमेलन हो गया यानी कि आपका तरबूज, मस्क मेलन यानी कि आपका खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन यानी कि कद्दू, बिटर गार्ड हो गया हमारा करेला, और मूंग की दाल आप सबको पता है। ऑलराइट, तो बेसिक लॉजिक ये है कि अलग अलग क्रॉप या अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। उनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए हम उनको अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल गर्मियां हैं तो आपको वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीजें खाने को मिल रही हैं, राइट। और वहीं सर्दियों में जो है आपको सिट्रस फ्रूट्स मिलेंगे, ऑरेंजेस मिलेंगे, किन्नू मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज उनको उस सीजन में लगाया जाता है, वो उस टेम्परेचर के लिए सुटेबल क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्रॉप्स को सीजन वाइज लगाते हैं और हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जायद सीजन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमें बात करनी है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब क्या? इट्स क्वाइट सिंपल, मतलब कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनेजिंग देम। आपको क्रॉप्स कैसे उगानी है और कैसे उनको मैनेज करना है, यही आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो चलिए सीखते हैं कि एक फार्मर कैसे क्रॉप्स को उगाता है और कैसे उस क्रॉप को उसके पूरे क्रॉप साइकिल में हार्वेस्टिंग से पहले तक उसे मैनेज करता है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये 7 प्रैक्टिसेस हैं जो फार्मर्स करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड हो गई सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवेंथ है स्टोरेज। एक एक करके हमको ये सारी प्रोसेसेस देखनी है कि ये क्या है, क्या क्या किया जाता है जब एक क्रॉप को उगाया जाता है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये है हमारी 7 प्रोसेसेस। शुरुआत करते हैं सॉइल प्रिपरेशन से। ओके, ऑलराइट, तो जब मैंने सोचा कि मुझे कोई क्रॉप लगानी है, सपोज कीजिए मुझे व्हीट क्रॉप लगानी है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा एक लैंड, राइट।
मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मुझे कहाँ वो क्रॉप लगानी है, मुझे एक लैंड चाहिए। अब इस लैंड की कंडीशन देखिए आप, इसमें सॉइल जो है वो आपको काफी ड्राई दिख रही है, एक तरफ के लैंड में पिछले साल की क्रॉप भी लगी हुई है। तो मुझे अपनी क्रॉप लगाने के लिए पहले इस लैंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, इस लैंड को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी क्रॉप लगा सकूं, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, सॉइल को टर्न करेंगे और लूज करेंगे, और इसे हम कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कुछ और स्टेप्स भी हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस सॉइल में ऐसे बड़े बड़े क्लॉड्स हैं, इन्हें कहा जाता है सॉइल क्लॉड्स। तो आपको इन क्लॉड्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, क्रॉप लगाने से पहले। उसके बाद सॉइल अगर लेवल्ड नहीं है, एक ही लेवल पे सीधी नहीं है, ऐसी है, तो आपको सॉइल की लेवलिंग भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सॉइल लेवल्ड नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो जब आप इरिगेशन करेंगे, आप पानी देंगे, तो कहीं बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पानी बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, राइट। तो आपको सॉइल को लेवल करना पड़ेगा, एक लेवल पे लाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपकी सॉइल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, तो आपको उसको वाटर भी देना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम ही, ताकि जो है उसकी नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज हो जाए और क्रॉप उसमें आसानी से ग्रो कर पाए, सीड जर्मिनेट हो पाए। एडिशनली आपको मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ेंगे अगर आपकी सॉइल में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपकी सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो अगर बहुत ही लो है, तो आपको मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ेंगे ताकि सीड्स जर्मिनेट हो पाए और क्रॉप्स ग्रो करे। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स थे आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। ये देखिए ऐसे की जाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपने देखा होगा ऐसे फार्मर जो है वो प्लो को चलाते हैं, हल चलाते हैं, और इस तरह से एनिमल्स की मदद से की जाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप देख सकते हैं कि सॉइल को यहाँ पे टर्न किया जा रहा है, लूज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो है हमारी क्रॉप आसानी से ग्रो कर पाए। सॉइल की जो है एयरेशन अच्छी हो जाएगी इससे। स्मॉल स्केल पे हम इस तरह से करते हैं, पर लार्ज स्केल पे जहाँ बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, तो वहां हम ट्रैक्टर्स की मदद से जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम सॉइल की प्लोइंग या टिलिंग क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। सॉइल की प्लोइंग करने से इंक्रीज होती है सॉइल की एरेशन। सॉइल की एरेशन बढ़ने से सॉइल आसानी से गैसेस को एक्सचेंज कर पाती है। इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। सॉइल जो है ज्यादा पानी को होल्ड कर पाएगी, तो इंटर्न प्लांट्स को ज्यादा पानी प्रोवाइड कर पाएगी। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट कर पाती हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांट को ज्यादा पानी मिल पाएगा। ऑल्सो प्लोइंग से जो क्या होता है, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो टॉप में आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम प्लोइंग और टिलिंग करते कैसे हैं। हमने देखा था पहले पिक्चर्स में, प्लोइंग और टिलिंग की जाती है एग्रीकल्चर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की मदद से। कुछ एग्जांपल्स हैं प्लो, हो और कल्टीवेटर। चलिए इन इम्प्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्लो। प्लो यानी कि हल। हम सब ने इसको कभी ना कभी देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा है तो पिक्चर्स में, फोटोग्राफ्स में कहीं तो देखा ही होगा। तो सिंस एंशियंट टाइम प्लो जो है वो यूज होता है सॉइल टिलिंग के लिए, सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल की स्क्रैपिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये वुड का बना हुआ है, राइट, लकड़ी का बना हुआ है, और इसे कौन खींच रहा है, इसे पेयर ऑफ एनिमल्स खींच रहे हैं, यहाँ पे बुल खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके बॉटम में देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगुलर सा आयरन स्ट्रिप है जिसको हम कहते हैं प्लो शेयर। इसे हम कहते हैं प्लो शेयर। यही पार्ट यहाँ पर जो है, यहाँ यही पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल को टर्न करता है। ऑलराइट, जो ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है इसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। ये जो पूरा है इसे हम कहेंगे प्लो शाफ्ट। अब यहाँ पर ये प्लो शाफ्ट है, तो प्लो शाफ्ट जो है उसको जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एंड पर इस वाली लॉग से अटैच्ड है, इसे हम कहते हैं बीम, जिसको रखा जाता है एनिमल के नेक पे, और इससे हम अपने प्लो को अटैच करते हैं। और ये है हमारा प्लो शाफ्ट। और प्लो शाफ्ट के दूसरे एंड पे क्या है, हैंडल, जिसको फार्मर ने पीछे से पकड़ा हुआ है। ऑलराइट, इस पिक्चर में देखते हैं।
ये देखिए, तो ये है हैंडल जिसको फार्मर ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये है हैंडल। यहाँ नीचे जो अंदर पार्ट जा रहा है वो क्या होगा, प्लोशेयर, ये वाला पार्ट जिससे सॉइल की टर्निंग होगी। ऑलराइट, ये जो पूरी लकड़ी का ऊपर तक है ये क्या हो गया आपका प्लो शाफ्ट, और ये जो ऊपर एनिमल के नेक के ऊपर है ये है बीम। ऑलराइट, तो ये है एनिमल ड्रॉन प्लो, ये था वुडन प्लो, पर आजकल आयरन प्लोज भी आते हैं, ये एक आयरन प्लो है। और कमर्शियल स्केल पे जहां बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, बहुत हाई लेवल की फार्मिंग होती है, वहां पे क्या होता है, ट्रैक्टर ड्रॉन प्लो यूज किए जाते हैं। ट्रैक्टर्स के पीछे में इस तरह से प्लो अटैच किया जाता है और वो सॉइल की प्लोइंग करता है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे ऐसे एक हल से और 2 एनिमल्स लेके नहीं की जा सकती ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इस तरह से की जाती है मशीन्स की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हो की। तो हो एक सिंपल सा टूल है जिसको हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए भी और सॉइल को लूज करने के लिए भी। इसमें लॉन्ग रॉड ऑफ वुड या आयरन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी लॉन्ग रॉड जो आयरन की बनी भी हो सकती है और वुड की बनी भी हो सकती है, और ये इसमें इससे पीछे जो है ये ब्लेड लगा होता है जिससे सॉइल की टर्निंग होती है या लूजनिंग होती है। ये भी एक हो है, स्मॉल स्केल पे इस तरह के हो यूज किए जाते हैं गार्डन्स में बेसिकली, ठीक है, ये भी एक हो है। लेकिन जहां बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, वहां पे जो होज हैं वो दे आर पुल्ड बाय, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं इसलिए दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। ये कल्टीवेटर है। अब कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है फाइनर ऑपरेशंस के लिए, जैसे ब्रेकिंग क्लॉथ्स, वर्किंग द सॉइल टू अ फाइन टिल्थ। इसमें क्या है, आपके जो सॉइल के थोड़े बहुत जो क्लॉथ्स रह जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए और सॉइल को एक अच्छी टिल्थ देने के लिए कल्टीवेटर का इस्तेमाल होता है। आपका टाइम और लेबर दोनों बचा रहा है, मशीन से हो रहा है इसलिए टाइम और लेबर दोनों की सेविंग होती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये थी हमारी सॉइल बिफोर प्लोइंग, और अब हमारी सॉइल प्लोइंग के बाद तैयार हो चुकी है। इट लुक्स गुड नाउ, राइट। तो सॉइल तैयार है अब सेकंड ऑपरेशन के लिए। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा, सोइंग ऑफ सीड। सॉइल प्रिपरेशन के बारे में हमने बात कर ली, सॉइल प्रिपेयर हो गई, अब सेकंड स्टेप है हमारा सोइंग ऑफ सीड। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए, और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।